बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मर्ज़ के हवाले से जिसका तकरीबन पूरी दुनिया से ख़ात्मा हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। पोलियो जो कि एक लाइलाज मर्ज़ है, गो कि इसका इलाज मुमकिन नहीं लेकिन इससे बचाव ज़रूर मुमकिन है और इससे बचाव कोई मुश्किल भी नहीं है। यानी न सिर्फ आप चंद क़तरे पोलियो के पिला के अपने बच्चे को इस बीमारी से बचा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा ये तमाम टीमें आपके घर पे आती हैं और अगर आपके घर के दरवाज़े पे किस्मत आपका दरवाज़ा खटखटाती है तो फिर आप इसे मायूस ना करें, बल्कि इन टीमों को अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे जो है वो पिलाने दें और ताकि बच्चे जो हैं उनका मुस्तक़बिल महफूज हो सके। इसलिए कि पोलियो एक ऐसा यानी ये बीमारी है या ये एक ऐसा जरसूमा है जिससे कि बच्चों के का चलना फिरना मुतासर हो जाता है। अगर ज़्यादा ये फैल जाए तो सांस लेने तक में दुश्वारी हो जाती है। जब एक चीज़ का जिसका इलाज नहीं हो लेकिन उससे बचाव मुमकिन है तो फिर ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को हर सूरत पोलियो से बचाव फराम किया जाए। अब पोलियो वायरस को काबू में करने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अज़ला में आज से खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में 5 रोज़ा ये खुसूसी पोलियो मुहिम जो है वो जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि इस दौरान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 73 अज़ला में 3 मई तक जो है ये मुकम्मल होगी और 14 अज़ला में जो है वो जुज़वी पोलियो मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। दूसरे मरहले में 2 मई से 6 मई तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के 4 अज़ला में पोलियो वैक्सीन के क़तरे पिलाए जाएंगे। नाज़रीन, अब चूँकि बच्चों के मुस्तक़बिल का मामला है और बच्चे को अगर कल चलना है तो फ़ैसला आज करना है, ये बड़ा अहम जुमला है। अगर आप समझ लें कि आपने आज ही फ़ैसला करना है और किसी सूरत भी पोलियो की टीम को वापस नहीं जाने देना, हर बच्चा अगर पोलियो का ख़तरा पी लेता है तो पाकिस्तान से इस बीमारी का ख़ात्मा हो जाएगा। एक दफ़ा इस बीमारी का ख़ात्मा हो जाए तो फिर शायद ना आ पाए, लेकिन अगर एक बच्चा भी ऐसा रह जाता है जिसमें पोलियो के जरासीम मौजूद हों तो फिर वो मज़ीद बच्चों में ये जरासीम फैला देता है। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत ही अहम मसला है और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली इस पोलियो के इंसदाद से यानी इसकी इराडिकेशन से मुंसलिक हैं, मॉनिटरिंग से मुंसलिक हैं, एवेल्यूएशन से मुंसलिक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर सदफ इलियास जो कि मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर हैं EPI पंजाब की। हम उनको खुशामदीद कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। वेलकम, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी डॉक्टर साहब, आप पहले मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो है पोलियो के केसेस रिपोर्ट होने की क्या शरह है और पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, या जो ड्रेनेज लाइंस होती हैं उसमें फुजले के जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये बता दीजिएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है कि हम पोलियो पे बात करें। इसके इरेडिकेशन के लिए काम करना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया से ये पोलियो वायरस खत्म हो चुका हुआ है और इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो वायरस फिर भी रिपोर्ट किया जा रहा है। वो एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। जी, पाकिस्तान बड़ी नजदीक है उस इरेडिकेशन के, लेकिन कुछ मसाइल या कुछ चैलेंजेस की वजह से हम फिर वहीं पे आ जाते हैं, थोड़ी सी बैकफुट हो जाते हैं। इस वक्त पोलियो मुहिम चल रही है नेशनल और ये पाकिस्तान के चारों सूबों में चलाई जा रही है। इसकी रेडिकेशन पे बड़ी शिद्दत से काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया इसके ऊपर उनका फोकस है कि पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से पोलियो रेडिकेट हो। और इसकी जो है वो पंजाब में, इफ आई टॉक अबाउट पंजाब, तो पंजाब में ह्यूमन सैंपल 3 सालों से 0 है। यहाँ पे कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। माहौलियाती सैंपल आ जाते हैं, ड्रेनेज पाइपलाइन से जो सैंपल लिए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, उसके अंदर सैंपल पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन वो जो है ह्यूमन सैंपल कोई अब तक पॉजिटिव नहीं हुआ। पंजाब से कोई ह्यूमन सैंपल पॉजिटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं फॉर लास्ट 3 इयर्स। ठीक है। और इसी कामयाबी की बड़ी वजह यह है कि पंजाब में आपको रेजिस्टेंस भी नहीं मिलती पोलियो टीमों के खिलाफ, लोग वेलकम करते हैं भी है और उसके अलावा हमारा काम बहुत ज्यादा हो रहा है। लोगों के एडवोकेसी बहुत ज्यादा हो रही है। बार बार उनसे बात की जाती है, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, बैनर्स लगते हैं, लोगों को बताया जाता है
बार बार इस बारे में बात होती है, और जितनी दफा कोई और हिफाजती टीके भी लगवाए जाते हैं उस दौरान भी उनको पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं और उसकी अहमियत से बताया भी जाता है कि जो है ये कितने जरूरी हैं और ये आपके बच्चे के लिए कितने महफूज हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ लोग डरते हैं कि जी बार बार बच्चे को पोलियो कतरे ना पिलाए जाए। वो कहते हैं एक दफ़ा पिला दिए, 2 दफ़ा पिला दिया, वो टीम आती है कहते हैं नहीं है हमारे पास कोई बच्चा, इसलिए कि डर रहे होते हैं कि ये वैक्सीन बार बार पिलाने से कहीं ऐसा ना हो इससे पोलियो हो जाए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत अच्छा आपने सवाल किया इस लिहाज से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खौफ पाया जाता है कि एक तो बार बार पिलाए जाते हैं और एक वैक्सीन किस हद तक महफूज है। तो मैं आपको इस बारे में अश्योर कराती हूँ कि एक वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन या तमाम तर वैक्सीन जो हम सरकारी तौर पर लगाई जाती है वो बिल्कुल महफूज है। WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक खरीदी जाती है और यहाँ पे मुफ्त लगाई जाती है, ठीक है। और साथ में जो है इसको बार बार लगाने का मकसद ये है कि जहाँ पे इम्यूनिटी लो होगी वहाँ पे वायरस के अटैक का खतरा होता है, और अगर उस इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है हमने ताकि वो जो है किसी भी तरह के वायरस से महफूज रहे, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम बार बार पोलियो के जो है वो कतरे पिलाए जाएं। और ये बड़ी ही आसान सी है कि 2 कतरे हैं और हर दफा जितनी दफा आपकी पोलियो टीम आए उतनी दफा आप उसको बच्चे को पिलाएं और वो उतनी ही उसके अंदर इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। मैं खुद अपनी बेटी है, मेरी बेटी अब 6 साल की हुई है, जब तक 5 साल की उम्र तक पिलाए जाते हैं, जितनी दफा आते रहे, चाहे वो 2 बार महीने बाद आए, 4 बाद आए, 6 महीने, जो स्केड्यूल बनता रहा मैं उसको देती रही। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है, बिल्कुल ठीक है, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि एक और जो इबाम पाया जाता है लोगों के जहनों में, पता नहीं किसने ये कहाँ से डाल दिया कि जी इसके ज़रिए कोई पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा रहा है, कोई तौलीदी निज़ाम में तब्दीली आ जाती है और आने वाले दिनों में जो है, हालांकि मैं खुद कई दिहाइयों से देख रहा हूँ लोगों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट, आबादी बढ़ने की तनासुब बहुत अच्छी है, और हम तो अगर इसके लिए कैंपेन भी चला दें पॉपुलेशन वेलफेयर की, फिर भी आबादी कंट्रोल नहीं होती। लेकिन लोगों के जहन में एक चीज़ डाल दी गई है कि शायद इसके ज़रिए कोई पॉपुलेशन कंट्रोल की जा रही है ताकि आगे जो है तौलीदी निज़ाम में इससे कोई नकाइस पैदा होते हैं। इस पे ज़रा मुझे वाज़ेह कर दीजिएगा। मैं आपको मुकम्मल तौर से इसमें तसल्ली देती हूँ कि ऐसा कुछ इस वैक्सीन में नहीं है। ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ पोलियो वायरस के अगेंस्ट बनती है और ये उसी पे एक्ट करती है। बाकी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, लेकिन बाकी ऑर्गन या बाकी सिस्टम ऑफ योर बॉडी में कहीं पे इसका कोई किरदार नहीं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो वैक्सीन है इसकी इफादियत देखने का कोई तरीका है? बहुत से पेरेंट्स, बहुत से वालिदैन होते हैं जो देखना चाहते हैं कि आया ये जो वैक्सीन है ये वैलिड है, एक्सपायर तो नहीं है। इसको क्या तरीका होता है इसकी वैलिडिटी देखने का, अगर कोई वालिदैन, कोई कंसर्न पेरेंट्स हैं जो देखना चाहते हैं? अच्छा, इसके जो पोलियो की जो वाइल होती है, ठीक है, एक तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है, और मैं गुजारिश ये करूंगी कि अगर कोई देखना चाहता है तो बिल्कुल चंद सेकंड का ले, क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। वो पिलाते हैं और वापस उसको कोल्ड बॉक्स में रख देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है। उसके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर उसकी एक्सपायरी लिखी होती है। जिस दिन वो ओपन करते हैं उस दिन पे भी डेट लिखी होती है, और साथ में बैज नंबर भी होता है उसका जो इशू हुआ होता है। साथ में जो है उसके ऊपर एक टेक्निकल चीज जो हम टेक्निकल लोगों को पता है, एक VVM होता है, एक स्टिकर सा लगा होता है जिसके टेम्परेचर, जिसकी एक्सपायरी हम विद कलर चेंज भी देख सकते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम बिल्कुल पेल पर्पल टू द डार्क पर्पल। Pale purple is the one who is freshly and within the expiry, and the purple one वो हम यूज नहीं करते, जो डार्कर कलर में हो जाती है वो यूज नहीं करते क्योंकि वो नियर टू एक्सपायरी चली जाती है, या उसका टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वो एक्सपायर होने वाली होती है, तो वो हम यूज नहीं करते। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि बहुत से लोगों के जहनों में ये भी इबाम होता है कि मुख्तलिफ बच्चों के मुंह में ये पोलियो कतरे जब पिलाए जाते हैं, कतरे डाले जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी और के जरासीम, आजकल वैसे ही फ्लू वायरस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो जरासीम है वो फैले हुए, तो कहीं ये तो नहीं है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और दूसरे मुख्तलिफ जरासीम फैल सकें? अच्छा, पोलियो के कतरे पिलाने का एक स्पेशल टेक्निक है
जो कि तमाम तर पोलियो वर्कर्स को हर कैंपेन से पहले सिखाई भी जाती है, सारी उसकी मालूमात भी दी जाती है और उनको तरीका भी बताया जाता है कि ये आपने किस तरह पिलानी है। ये हमेशा पिलाई जाती है। ये जो उसका ड्रॉपर की टिप होती है जो मुंह में ड्रॉप जाता है, जिससे वो कभी भी मुंह में टच नहीं होती। अच्छा। अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर रख के गाल की तरफ से आपके सांस की नाली में भी, जिसका कई दफा बच्चे रो रहे होते हैं तो डायरेक्ट जुबान पे या तालू पे नहीं गिराए जाते, वो थोड़ा सा जो है वो होंठ की तरफ रख के या गाल की तरफ रख के 2 ड्रॉप्स डाले जाते हैं ताकि बच्चे को सांस लेने में भी दुश्वारी ना हो और वो उसको टच भी ना हो। ठीक है। तो अच्छा, कितनी ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, कितनी उम्र के बच्चों तक को जो है वो ये वैक्सीन, ये कतरे जरूर पिलाने चाहिए? 5 साल की उम्र तक लाजमी पिलाएं। जितनी दफा हेल्थ केयर वर्कर आए, वैक्सीनेटर आए, पोलियो वर्कर आए, उतनी दफा पिलाए जाएं तो बच्चा आपका इस आने वाले वायरस से महफूज रहता है। अच्छा, तो लेकिन जैसे पहले कहा जाता था कि बस 2 दफा कतरे पिला दिए, एक दफा एक मुहिम चल गई, फिर बूस्टर चल गई, तो क्या वजह है? इफादियत कम हो गई है या क्यों? फिर इफादियत कम नहीं हुई क्योंकि रिपीटेडली माहौलियाती जो है ना वो सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। दैट इज द रीजन। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास पंजाब में क्योंकि एक सराउंडिंग प्रोविंसेस से भी है मूवमेंट और प्रोविंसेस की बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर भी मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो जब मूवमेंट होती है तो वो कहीं ना कोई पॉजिटिव आता है एंड वी हैव टू डू दैट अगेन। हमें दोबारा से जो है ना एक अदद मुहिम दोबारा चलानी पड़ती है ताकि अगर कोई रैपिड पॉपुलेशन मूवमेंट की वजह से किसी ना किसी कोई ना कोई इफेक्ट हो गया है तो उसको पोलियो वैक्सीन मिले और वो वहीं पे उससे बच सके, कहीं एक्सपोज हो जाए तो उससे बचाव हो सके। अब मुझे बता दीजिएगा कि अगर बच्चे को खांसी, नज़ला, जुकाम या हल्का बुखार हो तो क्या ये कतरे पिलाए जा सकते हैं, ये बताइएगा। और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे को कतरे, अब बहुत तेज बुखार है और कोई चीज़ है, तो क्या उसमें अवॉइड भी किया सकते हैं कि 2 दिन के बाद पिला दें या क्या करें? जब तक कि बच्चे को नॉर्मल सिम्टम्स है, जैसे नॉर्मल खांसी होती है, कोई फ्लू हो जाता है, माइल्ड सा फीवर है, तो उसके अंदर कतरे पिलाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई सवेयर क्रॉनिक कंडीशन है, हॉस्पिटलाइज्ड रहा है, बहुत एक सीक्वेंस या कोई बड़ी टेक्निक, उसको एक सवेयर डिजीज है, तो उसके अंदर हम अवॉइड की जाती है। और अगर आपको मैं बताऊं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जैसे बच्चे एडमिट होते हैं तो उस टाइम जब वो डिस्चार्ज होते हैं और ये जब वो खासकर कीमोथेरेपी के पेशेंट जहाँ पे उनकी इम्यूनिटी लो होती है तो उनको दोबारा से वैक्सीनेशन दी जाती है एवरी टाइम ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहे। ना सिर्फ पोलियो, बाकी भी जो जितने वैक्सीन हैं वो सब इंट्रोड्यूस की जाती हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या पोलियो के कतरे पिलाने के बाद बच्चों में कोई अलामात आ सकती हैं, कोई खांसी, नज़ला या बुखार की कोई ऐसी चीज़? लोग डर जाते हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, हल्का सा बुखार आ गया तो डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। ये आ सकता है, नॉर्मल है या नहीं? अमूमी तौर पर तो कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आते, लेकिन अगर माइल्ड फीवर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप पैनाडॉल दे सकते हैं। पैनाडॉल दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत पेश नहीं आती। हाँ, अगर कोई देखे कि बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट कोई हो जाता है तो दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट जो भी आपके पीडियाट्रिशियन हो वहाँ पे, उसे आप जरूर राब्ता कर सकते हैं, लेकिन इससे मेजर साइड इफेक्ट कोई भी नहीं आता। ठीक है। अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के थ्रू आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कि देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, के बच्चों को किस तरीके से बचाया जा सकता है? मैं अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ये कहना चाहूंगी कि पोलियो के 2 कतरे बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो उसको एक जिस्मानी माजूरी से बचाते हैं। और आपके पास जितनी दफा भी कोई हेल्थ वर्कर आए, पोलियो टीम आए, आप उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो आने वाला हमारा मुस्तकबिल इन बच्चों के हाथ में है और वो बच्चे तंदुरुस्त होंगे तो हमारा मुल्क, हमारा माशरा तरक्की करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ इलियास, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला।
नाज़रीन, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन ऑफिसर ईपीआई पंजाब डॉक्टर सदफ इलियास हमारे साथ मौजूद थी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे कराची के हालात के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम्स कराची में बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं, बल्कि बहुत से लोग जो हैं वो मज़ाहमत करते हुए इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं, इसलिए कि जो डकैत हैं या रहसन हैं वो इन लोगों की जान लेने में एक लम्हा नहीं लगाते। क्या वजह है, क्यों जो है वो पुलिस अब तक स्ट्रीट क्राइम पर काबू, ये जो जिन है ये बाहर आता जा रहा है, इस पर काबू नहीं पाया जा रहा और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अब सरापा एहतजाज नज़र आती हैं। इसी वाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है सर? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम किया आपने, वक्त निकाला। जी साजिद भाई, क्या कहते हैं सर? स्ट्रीट क्राइम काबू नहीं हो रहे हैं, आप लोग वफाक में हुकूमत में हैं, सिंध में अपोजिशन में हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात से कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है सर। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब एमक्यूएम के जो एमपीएज हैं, अपोजिशन लीडर खुर्शीद अपना हमारे आप लोग आईजी के साथ एक इजलास में ही मौजूद थे, आपके एमपीएज और अली खुर्शीदी साहब जो हैं वो भी। जी 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 मुलाकात करके जी, उसमें इन्होंने तमाम कराची के इश्यूज को रखा है। अच्छा, फिर अब एक राय ये बन रही, पब्लिक राय बन रही है कि पार्टी तक पहुंची राय बन रहा है। पब्लिक राय ये बन रही है कि अब हमें कराची के थानों का मुहासरा करना चाहिए। आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस का पब्लिक के साथ मुहासरा करना चाहिए, एक पब्लिक राय बन रही है। अच्छा, उसका इजहार एमक्यूएम के नुमाइंदे कर चुके हैं कि एक ही राय ग्राउंड पर बन रही, क्योंकि हल नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर इजलास हो गया, चाय पी ली, अपने चीजें रख दी, उन्होंने चाय दे दी, इन्होंने पी ली, तो इसका हल वाज़ेह को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ना तो एमक्यूएम एक अर्से से चिल्लाती चली आ रही, कहती हुई चली आ रही कि भाई आप कम्युनिटी पुलिस सिस्टम को नाफिज करें, इम्पोज करें। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले वो शिकारपुर में जो डाकुओं से पुलिस वाले मिले हुए थे, उनको कराची ट्रांसफर कर रहे थे, 70 या 60 कितने लोग थे वो। तो मतलब ये होना ही चाहिए कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उनको जॉब से फायर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो उनको वहां से उठा के कराची भेजना है, ताकि और वो जो दीगर चोर डाकू आए हुए हैं उनका और लिंक स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ बड़े पैमाने पे खाएं गमा ऐश करें। अजीब आदमी है, अजीब सूरत है। कोई पनिश का कोई सिस्टम है नहीं कि उसको ला के आप इधर आ जाएंगे तो काम करेंगे। तो पनिश तो करें ना, आप जॉब से निकाल लें। 75 साल डिपार्टमेंट के अंदर काली घड़े मौजूद हैं, ये गंदे अंडे मौजूद हैं, तो उनको निकाल के बाहर क्यों नहीं करते हैं? वो डिपार्टमेंट को क्या दे रहे हैं? वो डाकू चोरों के साथ मिलकर डिपार्टमेंट को गंदा कर रहे हैं ना, और डिपार्टमेंट भी केयर कर रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है कि नहीं वो अपना बेटी भाई है तो चोरी करवाएगा क्या? अगर कोई वर्दी पहनकर डाकुओं से लिंकअप रहेगा वो, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर जायज हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है ना। तो पब्लिक कब तक बर्दाश्त करेगी? तो पब्लिक भी ये चीजें जब ये कथाओं की सुनने में पब्लिक की आई, देखते ही नए वीडियो क्लिप्स आए, अखबार देखा, तो पब्लिक जो राय ही बन रही है कि अब लोग रोडों पर निकल के अब थानों को घेराव करेंगे, और ये अच्छी शक्ल नहीं होगी। ये अच्छी शक्ल नहीं होगी ना कि एक लोग किसी रिश्तेदार से टकरा रहे हैं ना। और होना ही चाहिए कि भाई आप एक तो पुलिस की नौकरी बढ़ाएं। अब आप देख लें कि 60,000 की नौकरी है, तो उसमें से कहते हैं 14,000 ड्यूटी पर है, 44,000 रह गए, वो कोर्ट आना जाना कितने रहेगा? सुबह आता है तो शाम आता है। आप नौकरी बढ़ाएं ना, आप मकामी लोगों को जॉब क्यों नहीं दे रहे? कितना 15-20 साल से कराची के लोग, भाई मकामी लोगों को जॉब दें, फट जाएंगे। अच्छा सर, एक आपकी तंजीम का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, यूनिट, सेक्टर और तमाम चीज़ें, आप समझते हैं क्या उसकी बहाली से स्ट्रीट क्राइम कम हो सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी जो है वो अनीस क़ायम खानी साहब जो है दोबारा से तंजीम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सारी चीज़ों को फाल करेंगे, आपके ऑफिसेस दोबारा आपको मिलेंगे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बैरियर दोबारा से लोगों को लगाने की इजाजत दी ना, इतनी चोरी डकैती हो रही है ना, पहले बैरियर हटा दिए, दहशतगर्द है के ऊपर ठप्पा ये था, दहशतगर्द है, सारे बैरियर हटाए, यहाँ लोग पना लेते हैं, अच्छा। लेकिन अब तो चले एक चीज हो गई माइनस, सब हो गया, आपने ऑपरेशन भी कर लिया, आप बोलते हैं अमन भी कराची में हो गया, अब खुद तो बैरियर लगाने दें। और अगर यूनिट सेक्टर आज भी एक्टिंग में सेटअप मौजूद है, ठीक है ना, आप इजाजत दें कि 2 साल में ठीक करके रख देना सबको।
अच्छा। उनके पास लाइसेंस दें, आप उनको असले का लाइसेंस दें। जब उनके पास असले का लाइसेंस होगा तो स्टैंड ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उनको, आपके पास अथॉरिटी, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर सक रहे, आप तो डाकू से मिले हैं, तो फिर आप दें ना, आप दें, छोड़ने पर हम देख लेंगे। अच्छा, बगैर असलहे के नहीं हो सकता आप समझते हैं, चाहे वो लाइसेंस याफ्ता हो या बगैर लाइसेंस? ठोके काम नहीं हो सकता ना, जब तक ठोकेंगे नहीं, सर में 2-3 गोलियां नहीं जाएंगी। वो भी तो मार रहे हैं ना गोली सर पर, उसका ऑल्टरनेट यही है, गिव एंड टेक। तो कोई सर पे गोली मारा तो उसके सर पे गोली मारे डायरेक्ट ना, तब जाके ये चीजें सीधी हो जाएंगी। 2-4 वाकत बड़े बड़े कराची में हो गए ना ऐसे, और पता चल गया कि एमकेएम लोग रोडों पर मौजूद है, आ गए बाहर, वो अभी सब सीधे मीधे हो जाएंगे, सब सीधे बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही सब बड़ी बड़ी तनख्वाहें लोग ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पुलिस की आप देखें ना, आईजी फलाना टीम का वजीर दाखिला वहां से बोल रहे हैं कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बयान स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा काम कर रही है। और भाई आप पुलिस को सेटिंग में क्यों ले रहे हो? आप क्या कहाँ अच्छा बनना, आप पब्लिक में अच्छा बनो ना, आप कहाँ अच्छा बनना चाह रहे हो यार? आप तो रियलिटी वो बताओ तो वाकई में कारकर्दगी अच्छी नहीं, कारकर्दगी अच्छी नहीं बताओ। आप वरना आप अथॉरिटी है, हिंदू हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि कराची के लोग भर्ती करें, मुकामी लोग भर्ती करें। मुकामी अगर चोर डकैती करवाएगा ना, एक चोर करेगा तो उसको मुकामी लोग मुहट लेंगे, उसको देख लेंगे, उसको उसी अंदाज करना, ठीक है ना। अब जब बाहर के लोग आए हुए, अल्लाह जाने में तो क्या बताएं, बच्चा बुरा हाल है इस वक्त कराची का, इतना कमा के दे रहा है शहर। सर गवर्नर साहब आपके बैठे हुए हैं, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन बाकी विजिट्स तो उनके होते हैं, लेकिन एक आईनी उनका ओहदा है, आईनी सरबराह है वो सूबे के। देखिए आईनी, डॉक्टर साहब आईनी ओहदा उनके पास जरूर है, लेकिन उनके इख्तियार बहुत ज्यादा महदूद है, ठीक है ना। उनके इख्तियार लिमिटेड हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना हुकूमत सिंध का काम है, वज़ीर दाखिला का काम है। उनके कहने पर आईजी, डीआईजी, एसएचओ, पुलिस वाले, अभी इतने सारे पुलिस वाले भर्ती करवाए पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता दौर के अंदर, सही ना। होता ये कि अंदरूनी सिंध से ये उठा के ट्रांसफर करते हैं, वहाँ भर्ती करते हैं, फिर वहाँ से ट्रांसफर इधर किए, फिर भर्ती कर लिए, ये कर रहे हैं, और मुकामी लोग रूल लाए, अल्लाह माफ करे। अभी फिर कहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या रेंजर्स को इख्तियारात दे देने चाहिए कराची में कि वो इसको कंट्रोल करे? तो इख्तियारात हैं तो और कौन से इख्तियारात चाहिए? आसमानी इख्तियारात चाहिए क्या? इख्तियारात हैं तो सारे इख्तियार रेंजर्स के बाद। अभी कुछ दिन पहले रेंजर्स का स्टेटमेंट था कि हमें इंटरेस्ट इख्तियारात हैं, कराची में तो मुकम्मल इख्तियारात हैं ना, मुकम्मल इख्तियारात है सबके पास। नहीं सर, एमक्यूएम को मुतालबा था ना कि रेंजर्स को इख्तियारात दें ताकि ये स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल किया जाए, लेकिन आप कहते हैं पूरे सिंध में दें, कच्चे के इलाके में भी दें। जरूरत है ना कच्चे के इलाके में भी, वहाँ लोगों को अगवा कर रहे हैं, वहाँ टीचर्स को मारा, वहाँ सराफी मारे गए हैं, वहाँ अलाउ नहीं कर रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट है, खा रही है, कमा रही है, खिला रही है सबको, तो बस ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह नहीं चलते मुल्क, इस तरह प्रोविंसेस नहीं चलते, इस तरह सिटीज नहीं चलते, ठीक, इस तरह तबाही की तरफ चले जाएंगे सब, बड़ा फर्क हो जाएगा। इतना लोग इस वक्त, इतना लोग टेंशन में है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली का बिल, गैस का, ऊपर से साले ये चोर डकैत, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, ये सारे इन्होंने और परेशान किया हुआ लोगों को। तो आप भाई छोड़ें, सबको इख्तियार देना, इसको उसको बनाना बपाक वापस, आप पब्लिक को इख्तियार दें, आप एमपी लोगों को इख्तियार दें, वेपन वाला इख्तियार दें, अभी सब ठोक ठाक के बराबर कर देंगे सबको ना, अभी सबको सबकी हस्तें बता देंगे कि हम मतलब हम कौन है। अभी सिर्फ देना ज्यादा यार, कल तक था तो अमन होता सब कुछ यार, सब पीस था, सब कुछ था ना, कोई चोर डकैत हिम्मत नहीं करता था। तो दे फिर वो इख्तियार, छोड़ दें, आप पीछे टाइम देख लें सबको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी यानी मरकज़ी जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम साहब आज कराची तशरीफ़ लाए, और अमीर मुकर्रर होने के बाद ये पहला कराची का उनका दौरा था, या सहाफ़ियों से पहली गुफ्तगू थी। मीट दी प्रेस, आज प्रेस क्लब में जो उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी, ख़ास तौर पे जो उनका निशाना रहा वो ये मौजूदा हुकूमत और ये लोग जो कि इस वक्त हुकूमत में मौजूद, उनका कहना था कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग जो है ये सही नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, बल्कि इलेक्शन में जो कुछ हुआ उस हवाले से उन्होंने बात की। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी कराची के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ एडवोकेट साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। जी सर, क्या कहते हैं, आज हाफिज़ साहब जो है उनकी गुफ्तगू हुई है, और माशाल्लाह जमात इस्लामी कराची के अमीर जो हैं वो अब अमीर जमात इस्लामी, मरकज़ी जमात इस्लामी के अमीर हैं, बड़ी कामयाबी है। फिर अब हाफिज़ साहब जो हैं वो चूँकि पहले कराची पे ज़्यादा फोकस करते थे, अब नेशनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये तो जमात इस्लामी के निज़ाम की कामयाबी है और हमारे जो जमात इस्लामी का निज़ाम है इंतखाबात का, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मौसर तरीके पर चलता रहता है और रूटीन में अमीर आते हैं और जाते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने बेहतरीन क़यादत की और अब वो पाकिस्तान के अमीर हैं, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी इसी तरह क़यादत करेंगे और जिस तरह उनका मसाइल पर फोकस है वो बड़ा अहम है। इसमें जो हाफिज साहब ने लाहौर में भी मीट द प्रेस से बात की और आज भी प्रेस क्लब के अंदर उनका सहाफ़ियों से जो है वो था तारुफ वगैरह और मुलाकात थी, उसमें हाफिज साहब का फोकस जो रहा, ज़ाहिर है नंबर एक मसला इस पाकिस्तान में ये बन गया है कि पाकिस्तान के अवाम का जीना वैसे तो दूभर हो चुका है महंगाई की वजह से, बिजली, गैस और तालीम, सेहत, कोई भी बुनियादी सहूलत लोगों को मैसर नहीं है। हर चीज कीमतन लोगों को मिल रही है और अब कीमतन भी नहीं मिल रही, हर चीज की लोड शेडिंग हो रही है और एक माफिया है जो मुल्क पर मुसल्लत है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें जो हाफिज साहब का कंसर्न है। एक तो ये कि पाकिस्तान जिस तरह चलाया जा रहा है माशी तौर पर इस तरह कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दूसरे इदारों से कर्ज ले लेकर, दूसरे मुल्कों से कर्ज ले लेकर उसको खर्च कर देना, उसको अपने जाती बैतुलमाल के तौर पर, जाती खर्चात के तौर पर इस्तेमाल करना या करप्शन की नजर कर देना। देखें पाकिस्तान बने हुए 76-77 साल हो गए, IMF या कोई भी इदारा ये नहीं पूछता पाकिस्तान से कि इतने पैसे तुम ले चुके हो, तुमने क्या किए। तो ये मईशत का जो बुनियादी उसूल है उसके भी खिलाफ है कि आप कर्जा लिए जाएं, उसको खाए जाएं, उसके बाद कर्जा देने के लिए और कर्जा ले लें और सूद अदा करने के लिए भी आपके पास पैसे ना हो। तो जाहिर है अंदाजा कर सकते हैं। दूसरा जो हाफिज साहब का कंसर्न है वो ये है कि मुल्क में जो लोगों के पास एक ले दे के एक राइट था, एक हक था कि लोग वोट देते थे, गलत देते थे, सही देते थे, ये अपनी जगह है। किस पार्टी को देते थे, किस लीडर को देते थे, किसी से जाती मोहब्बत में प्रोग्राम के तहत, लेकिन देते थे और लोगों को ये होता था कि जिसको हमने वोट दिया है वो आइंदा हुकूमत बना लेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बिलखसूस इस इलेक्शन में पेश आई और इससे पहले कराची में बल्दियाती इंतखाबात में जो तजर्बा किया गया जिसको वो बड़ा खतरनाक है। उसके नतीजे में देखिए कराची के अंदर तो 95% सीट जो है उन लोगों को दे दी गई कि जो एक काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। अब देखिए ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे हाथों में, ये हजारों की तादाद में पोलिंग एजेंट्स हैं जो इस पूरे अमल में शरीक थे, पार्टियों के अवाम है जिन्होंने वोट डाले, उन सबकी आंखों के सामने ये सारा का सारा धंधा जो हुआ है, इसके नतीजे में लोगों का इंतखाबी अमल पर से जब एतमाद उड़ जाएगा, इदारों पर से एतमाद उड़ जाएगा, लोग अदालतों में गए, अदालतें भी तनख्वाह देती हैं, कभी कहती हैं ट्राइब्यूनल चले जाओ, लोग ट्राइब्यूनल चले जाते हैं, ट्राइब्यूनल जो है 4-5 साल तक मसला ही हल नहीं करता। इसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मायूस होकर मुल्क से जा रही है। तो ये चीजें बड़ी कंसर्न की हैं हमारे कि मुल्क में जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, जो ये हुकूमतें जोड़ तोड़ के जरिए बना रहे हैं और वो लोग जो इनसे जोड़ तोड़ करके इख्तिदार हासिल कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस मुल्क के साथ असल में दुश्मनी कर रहे हैं। और आप देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर अलग हुआ। इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, KP में जो सूरत हाल है, सिंध में जो सूरत हाल है, कराची में जो सूरत हाल है, इंतहाई मायूस कुन है। और खुदा न ख्वास्ता यही सूरत हाल चलती रही तो ये इनके काबू में नहीं रहेगी। ये बाहर से आने वाले दहशत गर्दों का शोर मचाते हैं कि जी दहशत गर्द आ रहे हैं, अपने मुल्क में कश्मीर में बैठे हुए और डेरा गाजी खान में बैठे हुए डाकुओं की हुकूमतें नहीं खत्म कर पा रहे। अब तो लोग खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर छोड़िए, आप कश्मीर को ठीक कर लीजिए, बहुत बड़ी बात आप कर लेंगे। तो ये चीजें हैं जिस पर हाफिज साहब का बड़ा कंसर्न है और इंशाल्लाह ताला इन सारी चीजों को हम लेंगे और लेकर आगे चलेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एडवोकेट सैफुद्दीन रहनुमा जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।